नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज आधुनिक भारत की, जिसमें कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे कम समय में। और यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को हम कवर करेंगे वो पास्ट ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मतलब आपकी आने वाली परीक्षा आरओ एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ भी सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्या प्रश्न क्या है। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? तो यहाँ पर बंगाल का विभाजन सबसे आखिरी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। जब भी हम 1905 की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस समय वॉइसरॉय कौन था। इस समय वॉइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन वॉइसरॉय था, और लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल के विभाजन की बात की थी। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जो बंगाल प्रोविंस है वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। लेकिन आप सभी को पता है कर्जन की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। ठीक है, उसने बंगाल को इसलिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए नहीं डिवाइड किया था, बल्कि उसने उसको हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने के लिए डिवाइड किया था। क्योंकि इस समय बंगाल में हम देख रहे थे हिंदू और मुस्लिम यूनिटी थी। ठीक है, यहाँ पर लोगों में एकता थी, प्रेम था एक दूसरे के प्रति, और जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हो रहे थे वो बंगाल से हो रहे थे। तो इन आंदोलन को सप्रेस करने के लिए और फूट डालने के लिए उसने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक आपका हिंदू मेजोरिटी एरिया था, एक आपका मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। क्लास यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ तारीख की जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे 20 जुलाई 1905 याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से 7 अगस्त 1905 और 16 अक्टूबर 1905। अब आपको समझ में आ गया होगा। बंगाल विभाजन की डिक्लेरेशन 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी। 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इतने विरोध करने के बाद भी कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में जाकर बंगाल को विभाजित कर दिया। चलिए देखते हैं। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कब? 7 अगस्त 1905 को, जो कि मैंने आपको बताया स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। वह आंदोलन जो बंग के बाद शुरू हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके सर एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, एस.एन. बनर्जी ने। W.C. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मत एक बेहतर संबंध का समर्थक था, वो कौन थे? वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा क्लास, सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? 1905 में स्वदेशी आंदोलन में बंगाल विभाजन की डिक्लेरेशन जब हुई थी उसके बाद। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। मैंने आपको बताया यहाँ पर आपके
बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से चल रहे थे, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का राइज हो रहा था यहाँ पर। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे बाइकॉट, पूरी तरीके से बाइकॉट करो, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करो। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरोध के दौरान, ठीक है, विरोध आंदोलन के दौरान। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? 1911 में। तो मैंने आपको बताया है पहले भी कि 1905 में जो कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था उसको रद्द किया गया। कब? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, जब दिल्ली दरबार होता है। और इस समय एक और महत्वपूर्ण चीज हुई थी, वो क्या थी? जो कैपिटल था उसको कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। अगला देखते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने, ठीक है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था? सैयद हैदर रजा ने इसका नेतृत्व किया था। सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे कौन? कृषक तथा मुसलमान। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, वो कौन सा था आंदोलन था? वह आपका स्वदेशी आंदोलन था। क्लास देखिए, अगर यहाँ पर हम कृषक की बात करें तो 1905 के जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें फार्मर्स ने इतना बड़ा रोल प्ले नहीं किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फार्मर्स का रोल कब आता है? जब महात्मा गांधी आते हैं, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह होता है आपका, फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है, बरदौली सत्याग्रह होता है। इसके बाद किसान वर्ग भी महात्मा गांधी के साथ आके जुड़ता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन नहीं है। यहाँ पर बहुत से स्टेटमेंट दिए रहे होंगे प्रश्न में और पूछा गया रहा होगा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, ठीक है, ये आपका गलत स्टेटमेंट दिया था प्रश्न में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंगसन जुड़े थे किस आंदोलन से? ये कई बार पेपर में पूछा गया है, आप याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे 1905 का जो बनारस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। 1906 में कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। और यहाँ पर बोला गया कि हम स्वराज को अपनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना, ठीक है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। अभी मैंने आपको बताया है कि 1906 के कोलकाता के जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कोलकाता में, उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में प्रस्तुत किया था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था वह कौन सा अधिवेशन था? फिर देखिए, कोलकाता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती की बात हम जब करते हैं तो बैक टू वेदास याद रखिएगा। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसको दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है। आपको पता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने लिखा है कि थेम्स से, गंगा से पानी ले जाकर थेम्स में निचोड़ा जा रहा है। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन यहां पर देखते हैं। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, अब आप सभी को पता है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ठीक है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये सारे ही स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार का
आरंभ किया था। ये सारे ही स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये भी आपके दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो भी दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिएगा। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था, 1907 में हुआ था। मैंने आपको बताया है, यहां पर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1905 में जो बनारस का सेशन था उसको किसने प्रिसाइड किया था? बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था। फिर 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो कहां पर हुआ? कोलकाता में हुआ। इसको किसने प्रिसाइड किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। और यहां पर इन्होंने पहली बार स्वराज की बात की थी, यहां पर। ठीक है, स्वराज की मांग की थी। क्लास 1905 के बाद ना आपके एक्सट्रीमिस्ट आ गए, मतलब गरम दल आ गए। गरम दल जो थे, नरम दल हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं अब आइडियोलॉजी में डिफरेंस देखा जा रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो थे वो आपके नरमपंथी थे। ठीक है, जो कि 3P पे बिलीव रखते थे। 3P पे, वो क्या था? प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट पे। ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपके गरमपंथी थे वो अब इसके थोड़े से एग्रेसिव थे। उन्होंने कहा हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे चीजों को, हम इनका विरोध करेंगे, हम प्रे पिटीशन पे नहीं बिलीव करेंगे। जैसे आपको पता है बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक भीख मांगने वाली संस्था है ना, प्रार्थना और भीख मांगने वाली संस्था है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो जब भी हम गरमपंथी की बात करते हैं, गरम दल की बात करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे बाल पाल लाल आते हैं ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये आपके एक्सट्रीमिस्ट थे। इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव थी नरम दल के कंपैरिजन में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में अब फूट देखी जा रही थी 1905 के बाद ही, बंगाल के विभाजन के बाद ही। क्योंकि जो आपके गरम दल वाले थे वो क्या कहना चाह रहे थे कि जब कर्जन ने पार्टीशन की बात की, विभाजन की, और हमने विरोध करना शुरू किया, तो क्या कर्जन ने हमारी बात सुनी? कर्जन ने हमारी बात नहीं सुनी। उसने 16 अक्टूबर को जाकर बंगाल का विभाजन कर ही दिया। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये हमारे हितैषी नहीं है। ठीक है। प्रे करने से, पिटीशन करने से और छोटे मोटे प्रोटेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। पूरी तरीके से बाइकआउट करने की आवश्यकता है इन लोगों को। तो ये थे आपके गरम दल वाले। अब जब गरम दल वाले यहां पर आपके आए तो गरम दल के जो लोग थे वो चाहते थे कि अब हमारा कोई लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करे। ठीक है। तो अब 1906 में ही ये मांग कर रहे थे कि हमारा कोई लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करे। तो यहां पर नरम दल वाले क्या करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। अब दादा भाई नौरोजी इतने, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे ये, तो कोई भी इनका विरोध नहीं करेगा। तो गरम दल वाले भी मान गए, नहीं भाई दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है तो दादा भाई नौरोजी को ही प्रिसाइड करने दो। उन्होंने कहा हम अगली साल देख लेंगे। तो फिर 1907 आता है। 1907 में यहाँ पे लीडर्स क्या करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन है वो आपका उठाकर सूरत में रख देते हैं। अब सूरत जो था वो आपका महाराष्ट्र प्रोविंस में आता था। और मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन रही थी तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जिसमें कि क्या बोला गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका हर सेशन एक साल होगा, मतलब हर साल एक सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का होगा साल के अंत में। ठीक है, ज्यादातर। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो हर बार अलग अलग प्रोविंस में होगा, और जिस प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होंगे वहां का लीडर उसको नहीं प्रिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, जब कोलकाता में हो रहा तब दादा भाई नौरोजी उसको प्रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। अगर यही चीज आपका महाराष्ट्र प्रोविंस में होता तो वो नहीं प्रिसाइड करते। इसीलिए 1907 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सूरत को कर लिया कि अब सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा। जैसे ही सूरत बोला गया तैसे ही बाल गंगाधर तिलक का पत्ता कट गया। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आपके महाराष्ट्र प्रोविंस से बिलोंग करते थे और सूरत भी वहीं पे आता था उस समय आपका। तो बाल गंगाधर तिलक जो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, जो कि एक गरम दल के हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं प्रिसाइड कर सकते थे 1907 में। तो हुआ कोई बात नहीं, हमारा ही कोई दूसरा लीडर चुन लेते हैं। तब भी इन्होंने गरम दल के किसी भी लीडर को नहीं चुना। ठीक है। और 1907 में जब सूरत में आपका
ये सेशन चल रहा था, तो यहाँ पे लाला लाजपत राय या कोई एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनको बोलने का भी मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो गरम दल थे वो अब गुस्सा गए और उन्होंने ले चप्पल उठाया और फेंका। तो यहाँ पर नरम दल और गरम दल में झगड़ा हो गया, और इतना बड़ा झगड़ा हो गया ना कि पुलिस को भी आना पड़ा। ठीक है, तो पूरी कहानी कुछ इस तरीके से थी। मैंने आपका एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको बता दिया कि किस तरीके से थोड़े से जो फूट चल रही थी नरम दल गरम दल में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे आरबी घोष। ठीक है, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखिएगा, रास बिहारी घोष है, आरबी घोष है। ठीक है, घोष है। और जब हम लोग वो बात करते हैं 1911 की बात करते हैं, जब बंगाल के पार्टीशन जब हम लोग दिल्ली दरबार की बात करते हैं 1911 में, जब बंगाल के पार्टीशन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय, तो वहां पर आरबी बोस थे। ठीक है, रास बिहारी बोस थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। एक संकल्प जो इन चारों संकल्पों में नहीं था वो क्या था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना। अब क्लास ये प्रश्न बना था। ठीक है, तो यहां पर उसमें था कि बंगाल के विभाजन की बात हुई नहीं थी, रद्द करने की बात उसमें नहीं हुई थी। इसमें नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हुई थी और भी चीजें थी, उसकी बात हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था किसने? तिलक ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरम पंथियों में विश्वास का अभाव था। मैंने आपको बताया ना कि अब 3P से कुछ नहीं होने वाला है, जो आपके जो गरम पंथी थे वो मान रहे थे। सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान तथा नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा, याद रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आगा खान थे। तो क्लास यहां पर ये याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। 1906 में की गई थी, ढाका में की गई थी। लेकिन इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? आगा खान थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था? कराची में हुआ था। मौलाना मिंटो सुधार बिल पारित कब हुआ था? 1909 में हुआ था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मैंने आपको बताया है कि 1909 की अगर हम बात करें तो मौलाना मिंटो रिफॉर्म जिसमें की बात हम कहते हैं, तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई थी मुस्लिम्स के लिए। तो एक तरीके से मुस्लिम्स को डिवाइड किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम ये जो है उनको अलग किया जा रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था? बोला जाता था जहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, ठीक है, जहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां पर एक मुस्लिम लीडर ही खड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी इलेक्शन होंगे वहां पे मुस्लिम लीडर्स खड़े रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इन मुस्लिम लीडर्स को भी खाली मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। ये दिक्कत की बात थी सेपरेट इलेक्टोरेट में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यही चीज आगे चल के 1932 में जब गांधी जी कहते हैं कि अब मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और ये कम्युनल अवार्ड की बात कर देते हैं, तो यहां पर गांधी जी कहते हैं अब यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ये सब नहीं की जाएगी। ठीक है, हम कुछ ज्यादा सीटें दलित्स के लिए रिजर्व कर देते हैं। पूना पैक्ट जो गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य साइन होता है, कहते हैं हम फिर नहीं ये काम करेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें, एक प्रोविंस हो जहां पर मेजोरिटी में हो तो वहां पे मुस्लिम ही खड़ा हो और मुस्लिम लीडर को खाली मुस्लिम्स वोट करें ना, ये गलत हो जाएगा। और 1909 का जो मौलाना मिंटो रिफॉर्म है इसी को माना जाता है, इसी ने पाकिस्तान की नींव रखी। यहां पर देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वो कौन सा था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। तो यही जो आपको मैं बता रही मौलाना मिंटो रिफॉर्म में बोला गया था ये चीज। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? मैंने आपको बताया है लॉर्ड हार्डिंग था।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 बनी। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो, बात एक ही होती है। प्रश्न चाहे डायरेक्ट पूछो चाहे घुमा के पूछो, आंसर एक ही होगा। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। तो क्लास ये चीज याद रखिएगा, घोषणा कब की गई थी? 1911 में की गई थी, लेकिन बनाई अगर पूछेगा तो 1912 टिक लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके का भी प्रश्न पेपर में पूछा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था वो कौन था? वो लॉर्ड हार्डिंग के समय पर। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब? 1912 में, बिहार प्रोविंस। दिल्ली 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहां पर? लखनऊ में किए थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? मजुमदार ने। ठीक है, याद रखिएगा, सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, जिसको कि हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, वो कब, उस पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1916 में हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी कौन थी? एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। क्लास देखिए, मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट साइन किया कांग्रेस के साथ। इसके पीछे कुछ रीजंस भी थे। जैसे एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो इन्होंने 1905 में पार्टीशन किया था बंगाल का, 1911 में लाते लाते उसको इन्होंने रद्द कर दिया। ठीक है, फिर 1909 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, अभी उस पर कुछ काम नहीं हो रहा था। तो पहले मुस्लिम्स को लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं ये जो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फिर इनके बीच में कुछ खटास आने लगती है, जिसकी वजह से ये कांग्रेस के साथ फिर एक समझौता करते हैं जिसको कि लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, जो आपके नरम दल और गरम दल के बीच में एक मतलब समझौता, उनके बीच में भी एक समझौता हुआ था, दोस्ती हुई थी, और उसके बीच में किसका प्रयास था? कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। और आपको पता है 1916 वही समय है जब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो अब लखनऊ पैक्ट में आपका 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मतलब दोनों हस्ताक्षर करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल प्रदर्शित करता है 1916 से 1922 तक। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर 1922 तक की बात हो रही है, और 1922 में 20 में आपका कौन सा मूवमेंट स्टार्ट होता है? 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जिसको कि हम कहते हैं असहयोग खिलाफत आंदोलन, वो भी एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वहां पर भी देखी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 1922 में जब चौरी चौरा कांड होता है तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपका वापस ले लिया जाता है। पूछा जाता है महात्मा गांधी ने किस मूवमेंट में कहा था कि मैं 1 साल के भीतर स्वराज दिलाऊंगा? तो ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अपने पीक पे पहुंचा तो हिंसा होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपको पता है चौरी चौरा कांड, जिसमें कि पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था किसने? एनी बेसेंट ने किया था, याद रखिएगा। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे, किसके द्वारा? एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एक एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर तिलक फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, किसने इन्हें कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। ठीक है, और फिर मुकदमा लड़ने चले गए थे, केस करने चले गए थे वैलेंटाइन शिरोल पे बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है किससे? गृह शासन होम रूल मूवमेंट से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा था? होम रूल मूवमेंट था। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर तथा टी.एस. आलकॉट में से जिसका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था वो कौन थे? टी.एस. आलकॉट थे।
सी आर दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और बीजी तिलक में से होम रूल से कौन नहीं जुड़े थे? चितरंजन दास नहीं जुड़े थे। सी आर दास की बात करते हैं तो ये आपके याद रखिएगा स्वराज पार्टी से, जब 1922 में महात्मा गांधी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत से ऐसे लीडर थे जो कि महात्मा गांधी से नाराज हो गए थे, मतलब थोड़ा सा भेदभाव मतलब हो गया था। ऐसा नहीं था, लीडर्स महात्मा गांधी का कभी अपोज नहीं करते थे, लेकिन ठीक है थोड़ा भेदभाव हो जाता था। तो यहाँ पर उसमें से एक लीडर थे आपके सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा और एक अपनी नई पार्टी बनाई जिसको कि हम कहते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन इन दोनों ने किया था 1923 में। आगे चल के चितरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है और मोतीलाल नेहरू भी आपके स्वराज पार्टी को अब उतने सीरियस नहीं लेते हैं और वापस ये आ जाते हैं किसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल को एक में मिला दिया गया था कब? 1918 में। पहले अलग अलग था, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है क्लास। होम रूल लीग के संबंध में सत्य कथन। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग जो थी वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरात तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल अधिक शक्तिशाली थी, तो ये याद रखिएगा। एनी बेसेंट, एओ माइकल मधुसूदन दत्त तथा आर पाम दत्त में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे और फेबियन आंदोलन की बात की गई थी, तो यहाँ पे एनी बेसेंट आपका सही उत्तर था। एनी बेसेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है? होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी ये, मैंने आपको बताया इन्होंने स्टार्ट किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही है एनी बेसेंट। आपको पता है पेपर में कई बार पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली लेडी प्रेसिडेंट थी, ठीक है, किसने प्रिसाइड किया था? तो एनी बेसेंट। और अगर इंडियन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सरोजनी नायडू। करमचंद गांधी, ठीक है, गांधी जी की बात हो रही है, दीवान थे कहां कहां पर? पोरबंदर में, राजकोट में, बीकानेर के। ठीक है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिन राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था वह है 1898 के इटालियन एबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल घटनाएं थी जिन्होंने प्रभावित किया था, वो चीज लिखी गई है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था, याद रखिएगा। फिनिक्स फार्म कहां पर था? डरबन में था, आपका साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। ठीक है, गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा की बात की है, नॉन वायलेंस की बात की है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस की। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था किसको? हड़ताल को। ठीक है, गांधी के सिद्धांत के अनुसार सही है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। ठीक है, इसका शस्त्र क्या है? वेपन क्या है? अहिंसा है ना। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि जब ये साउथ अफ्रीका में थे और इन पे मतलब गांधी जी ने भी बहुत लाठियां खाई हैं, ऐसी बात नहीं है, गांधी जी को भी बहुत मार पड़ी है। तो उस समय ये कहते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, नहीं, आप मुझे पीट सकते हैं, गाली दे सकते हैं, मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, यहां तक कि आप मुझे मार भी सकते हैं, मार डाल भी सकते, मतलब मार सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सत्याग्रही जो है तो उसको पूरी तरीके से जो स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। तो आपको पता है गांधी जी का एक कोटेशन, एन आई फॉर आई मेक्स होल वर्ल्ड ब्लाइंड ना, तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है। गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी की स्थायित्व।
गांधी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका अपनाया था आत्मनियंत्रण। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में, जब हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, आपको पता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? 21 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था वो क्या था? पीटरमारिट्सबर्ग था। ठीक है। एम.के. गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वो कौन सा था? वह अधिवेशन कौन सा था? कोलकाता का अधिवेशन 1901। ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है, उनके दिमाग में रहता है कि गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे, तो कब 1901 में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो ये याद रखिएगा, 1901 में महात्मा गांधी भारत आए थे और जब उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद नगर के बाहर। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसे सत्याग्रह आश्रम कहते हैं। महात्मा गांधी से संबंध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रम में से सबसे पुराना कौन सा है? फिनिक्स आश्रम है, जो कि मैंने आपको बताया दक्षिण अफ्रीका में था। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बोला जाता है जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से कहा था कि एक साल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मत ज्वाइन करो, और गांधी जी नहीं ज्वाइन करते हैं। पूरी तरीके से पॉलिटिकली इनएक्टिव रहकर भारत का भ्रमण करो, देखो भारत है क्या। तो यहाँ पर देख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को महात्मा गांधी नहीं ज्वाइन करते हैं पहले। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गांधी नहीं ज्वाइन करते हैं। गांधी जी ने कहा है जब तक कि कोई भी पार्टी मेरी जो धारणा है उसको नहीं एक्सेप्ट करती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, सत्याग्रह की बात ये करते हैं, ठीक है, अहिंसा की बात ये करते हैं, इसको नहीं अडॉप्ट करती, एक्सेप्ट नहीं करती है, तब तक मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ज्वाइन करूंगा। ठीक है। 1917 में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं चंपारण सत्याग्रह की जब बात होती है तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे महात्मा गांधी बिहार जाते हैं, तो अभी डिस्कस करते हैं इसको। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किया था किसने? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, ये किसके द्वारा बोला गया था? ये महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ये चीज याद रखिएगा। देखिए क्लास, यहाँ पर जब भी हम ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं, यहाँ पर दादा भाई नरोजी की या कोई भी थियरी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे, अब आप समझिएगा, वो रिसोर्सेस थे, जो भी मटेरियल्स थे, वो भारत से ले जाकर ब्रिटेन ले जाते थे। अब ब्रिटेन में उस समय यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए कि जो भी गुड्स हुआ करते थे, ठीक है, जैसे अगर हम कपड़े की बात करें, उसके लिए जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसको वो भारत से ले जाते थे ब्रिटेन, ठीक है, यूरोप में ले जाते थे, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होता था और फाइनल गुड मिलता था। अब जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता था उसको उन्हें कहीं बेचना है, तो वो मार्केट कहाँ मिलेगी इनको? तो जहां जहां इनकी कॉलोनी हुआ करती थी वहां पर वो अपने फाइनल गुड्स को बेचते थे। ठीक है, और बेचते थे। अब आप सोचो इस तरीके से कि हमारे यहां से ये कॉटन लेके गए, ठीक है, कॉटन लेके गए और फिर इन्होंने इंडस्ट्रीज में लेके गए अपने, और बकायदा इन्होंने ड्रेसेस बनाई। अब ड्रेसेस को बेचने के लिए फिर भारत आए और भारत में एक हैवी टैरिफ के साथ, मतलब एक अच्छा खासा इन्होंने इसको बेचा, अच्छे खासे उस पे प्राइस पे इन्होंने बेचा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। और भारत में जो निर्मित वस्तुएं थी, अगर हम भारतीय कहते कि हमें भी आपके यहाँ जाके इसको बेचना है हमारे प्रोडक्ट्स को, तो ये क्या कहते थे? हाई टैरिफ लगा देते थे इस पे। ठीक है, कि आपको इतना टैरिफ देना पड़ेगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, तब ये ब्रिटेन मार्केट पे जाएगी। ठीक है, और वहां तक जाते जाते उस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती थी, प्राइस बहुत बढ़ जाती थी, और जब बहुत बढ़ जाएगी तो कोई इसको क्यों खरीदेगा? तो एक तरीके से, 2-3 तरीके से ये क्या कर रहे थे? पूरी तरीके से भारत की मार्केट को
खत्म कर रहे थे, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स जो भारत में खुद बन रहे थे उसको खत्म कर रहे थे, तभी ये लोग क्या कहने लगे, स्वदेशी की बात करने लगे, खादी की बात करने लगे कि हम फॉरेन के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, अब हम इनको मार्केट नहीं देंगे। आखिर जहां जहां इन्होंने कॉलोनी बनाई है वही तो इनका मार्केट है। अगर हम ही इन सब वस्तुओं को खरीदना बंद कर दें, बायकॉट कर दें, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो लॉस में जाएगी ही जाएगी, ठीक है। और हम अपने यहाँ के इंडिजिनस प्रोडक्ट को, जो स्वदेशी प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करेंगे। तो अब देखिए, अब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं ना, फिर से वही बात हम कर रहे हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, ठीक है, 1917 में होगा। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि आपका 1918, खेड़ा असहयोग आंदोलन 1918, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में सही है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्प्यूल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं ऑन टू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था वो क्या था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही रस्किन, थियोडोर टॉलस्टॉय से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में जिस आंदोलन में गांधी जी संबंधित, जिस आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, वो आपका स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ है, बंगाल के विभाजन के बाद। महात्मा गांधी 1915 में आए हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदौली एवं खेड़ा सत्याग्रह में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था वो कौन सा था? वो आपका बारदौली सत्याग्रह था। बारदौली सत्याग्रह की अगर हम बात करें क्लास, तो यहाँ पे इसका नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बोला जाता है यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली में जो महिलाएं थी उनके द्वारा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने वहां पे इनका नेतृत्व किया था। गांधी के संदर्भ में, गांधी जी के संदर्भ में सही है, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सभी सही है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, एससी बोस ने कहा था। गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किसने किया था? यहाँ पर देख लीजिए क्लास, दोनों ही चीजों को। यहाँ पर राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। महात्मा गांधी, महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बायकॉम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया था वो कौन सा था? बायकॉम सत्याग्रह। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था कब? 20 दिसंबर 1920 में। ये नहीं पूछेगा, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न रहा होगा। गांधी के अनुयायियों एएन सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और दोनों लोगों का जन्म, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी, दोनों लोगों का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर को हुआ है। एक का नारा अमर शहीद, एक का नारा जय जवान जय किसान। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण किसका है? जमनालाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? ये आपके चार्ली एंड्रूज थे। वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था वो कौन सा कारागार था? यरवदा जेल थी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये किसके द्वारा बोला गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है, ठीक है। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान कर, मुंह बंद कर व्यतीत करे, वो कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु, जिनका के नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। हमने डिस्कस किया है ये सब चीजें।
भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह महात्मा गांधी को किसके द्वारा दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दी गई थी। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाता है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? राम राज रावण के पथ पर चलकर नहीं स्थापित किया जा सकता है। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीति दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन देने के विरुद्ध। ठीक है, वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था वो कौन सा था? अहमदाबाद जो मिल टेक्सटाइल के हड़ताल जो वहां पे चल रही थी उसके विरोध में। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था। कहां पर? वाराणसी में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया था चंपारण में। देखिए क्लास, पहली बार महात्मा गांधी ने लोगों को संबोधित किया था, जन भाषण दिया था वाराणसी में। ठीक है, यहाँ पर ही उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से होती है, जो कि महात्मा गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप चंपारण चलिए, बिहार चलिए। ठीक है, वहां पे जो नील खेती की वजह से जो बेचारे किसान हैं वो बहुत पीड़ित हैं, आप उनकी मदद करिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक चीज बोली थी कि यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब वो गए, उन्होंने कहा यहाँ पर तो कोट पहने टाई लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, जो कि साल में एक बार मिलते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। भारत कहाँ है? भारत के लोग कहाँ हैं? जन कहाँ है भारत का? एक वर्ग भारत का यहाँ पर है ही नहीं, उस वर्ग को जोड़िए इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इसलिए कहा जाता है ना, कृषक वर्ग और जो आपके निम्न वर्ग के लोग थे उनको महात्मा गांधी ने एक राह दिखाई, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्ट्रगल से, भारत के स्ट्रगल से जोड़ा। 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूर वर्ग ने। ठीक है, महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था वह था अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल वाला। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में सही युग में है दक्षिण अफ्रीका 1930। ये आपके प्रश्न में दिया रहा होगा ऑप्शन, इस तरीके से आप मार्क कर लेंगे। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ठीक है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले घटित हुई थी वो कौन सी घटना थी? वह थी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। चंपारण में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन में बिहार में प्रारंभ किया था, वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। आपको पता है यहाँ पर नील की खेती और ये चंपारण सत्याग्रह में क्या था? मेनली 3/20 हिस्से में वहां के फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि आप नील की खेती करें। अब इस समय यूरोपियन डाई मार्केट में आ गई थी, जिसके वजह से जो नील के जो पौधे थे, जो इंडिगो फ्लावर्स थे, उनकी डिमांड मार्केट में कम हो गई थी। तो मतलब यहाँ पर जो आपके जो खेती करवा रहे थे वो लॉस में जा रहे थे। तो उन्होंने लॉस में ना जाने के लिए प्रेशर किस पे क्रिएट करने लगे? वो वहां के फार्मर्स पे क्रिएट करने लगे। फार्मर्स का कहना था कि अब तो वैसे भी यूरोपियन डाई की वजह से नील की खेती की आवश्यकता नहीं है, तो हमें अपने अनाज बोने दीजिए, लेकिन उसके लिए भी वो सहमत नहीं थे। तो पूरा ये था बेचारों, इनका पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक है, यहां पर और देखते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे, याद रखिएगा। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था वह थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। पेपर में पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित थे? राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। कहां पर? चंपारण में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात हमने डिस्कस कर लिया चंपारण में।
महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में यह किसानों से जुड़ा था। इसे 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। अब वही देखिए, कोई प्रश्न ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पूछो, बात एक ही है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ये देख लीजिए ध्यान से, एनजी रंगा ने उसका विरोध किया था। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अब आपको पता है रॉलेट एक्ट की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बना लिया जाता था। ठीक है, मुकदमे की सुनवाई की भी शक्ति नहीं थी लोगों के पास। अगर उनको लगता कि आप सस्पेक्ट है, आप गुनेगार है, बस लगना चाहिए था ब्रिटिश ऑफिसर को, वो पकड़ के कॉलर पकड़ के आपको जेल में बंद कर देते। ठीक है, बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा जाता था रॉलेट एक्ट को। ठीक है, आप अपनी दलील नहीं पेश कर सकते कि भाई मैं बेगुनाह हूं, कुछ नहीं। अगर आप सस्पेक्टेड उनको लगते हैं तो आपको उठा के वो जेल में बंद कर देंगे। यहां पर देखिए रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1919 में हुआ था। क्लास, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय क्यों था? आपको पता है इसी समय, इसके पूर्व ही इंडियन यहाँ पर वर्ल्ड में आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है और यहाँ पर भारत से ही लोगों को, यहाँ के पंजाब कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे जो यंग लड़के थे उनको भेजा गया था कि जाओ वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करो और और ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करो। समझ में आ रहा है? हम ब्रिटेन के अंडर आते हैं तो जाओ उनकी तरफ से लड़ो। हमारे यहाँ से पंजाब से बहुत से एरियाज के जो नए नए लड़के थे, यंग लड़के, तो उनको भेजा गया था। अब जब ये युद्ध लड़ रहे थे तो वहां पर उनको खाने के लिए चीजें नहीं दी गई। अब आप सोचिए भारत ने किस तरीके से सहयोग किया था, सहयोग दिया था किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन ने भारत में आकर रॉलेट एक्ट लगा दिया 1919 में। तो अब भड़केगी ही जनता, क्या चल रहा है पंजाब में? रॉलेट एक्ट, जिसको मन करे उसको पकड़ के उठा के फेंक दो। अब देखो यहाँ पे रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। यहाँ पे सभी सही है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आता है उस समय। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। इन्होंने कहा कि हम रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे, रॉलेट सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, और जब रॉलेट सत्याग्रह हो रहा था तो उसी समय एक बहुत बड़ा हत्याकांड होता है जिसको कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 में होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। दी अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित हुई थी, देखिए पूर्व घटित हुई थी, वह रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए थे। ठीक है, और किसके विरोध में? ठीक है, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? कहा जाता है कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन था तो बहुत लोग बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे इकट्ठा हुए थे। बहुत लोग ये अनजान थे इस चीज से कि रॉलेट एक्ट लगाया गया है, लोगों की गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। वहां पे बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि सरकार ने गैदरिंग करने पर, इकट्ठा होने पर रोक लगाई है। ठीक है, वहां पर कुछ लोग थे जो कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो आपको पता है जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और कितने लोग, असंख्य लोग मारे गए थे जलियांवाले बाग हत्याकांड में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? जो ऑनर दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? शंकर नायर ने दे दिया था।
जलियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया, फिर आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, नरसंहार होता है, और 1919 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है अमृतसर में। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन पे हम इतना ही डिस्कस करेंगे। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके लिए ये सीरीज बेनिफिट आपको दे रही है ये सीरीज, तो प्लीज मुझे बताइए ताकि हम मैक्सिमम सब्जेक्ट को इसी तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कवर करें। यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं डिस्कस कर रही हूँ वो पास्ट ईयर्स में पूछे गए प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो पूरी संभावना है कि यहाँ से फिर प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा में, तो इसलिए एक बार इसको सुन लीजिए। इस पूरे सीरीज को आप काम करते करते भी सीरीज को सुन सकते हैं, ये आप पे मैटर मतलब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए क्लास। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। अपने लिए लॉयल रहिए। आपको पता होना चाहिए परीक्षा आ रही है, हमारे लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है, ठीक है। आप कितने भी व्यस्त हैं अपने घर के कामों में, ऑफिस के कामों में, ठीक है, किसी भी चीज में, किसी भी परेशानी में, शादी विवाह में, किसी में भी, लेकिन अगर आप आरओ एआरओ में अपीयर होना चाहते हैं, एक सीरियस कैंडिडेट है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्लास, क्योंकि समय चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू क्लास।